हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप बोर्ड अकेडमी। आई एम मोनू कुमार एंड आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है इन क्वेश्चंस में। बेसिकली ये क्वेश्चंस जो है ये एलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में गिवन होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब कि सेंटेंस के फॉर्म में गिवन होंगे, हमें उनसे इक्वेशन बनानी है, उन इक्वेशन को फिर हमें सोल्व करना है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखो, पहले क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ 13 एंड अ नंबर इज 46, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर है उसको मिला दो और 13 को मिला दो तो टोटल कितना हो जाता है 46। अब हमें क्या करना है, उस नंबर को फाइंड करना है जो नंबर इस 13 में ऐड करने पे कितना बना देता है, 46 बना देता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करनी होती है हमें, लेट द नंबर इज x। सपोज कर लो कि वो जो नंबर है ना वो क्या है, x है। अब उस x को किस में प्लस करोगे, इस 13 के अंदर प्लस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि भैया ये x और ये जो 13 है दोनों को प्लस करो तो 46 होना चाहिए। सो कर देते हैं, x प्लस 13 इक्वल्स टू 46। अब बोलो, ट्रांसपोजिंग बताई थी कि हमें जो नंबर्स होते हैं उनको एक साइड भेजना होता है। सो ऑन ट्रांसपोजिंग, जब तुम इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 46 माइनस 13। सो 46 में से 13 माइनस कर लो, कितना आता है 33। ओके, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 33। दस the other number is x and it is 33। सो जो सेकंड नंबर होगा ना जिसको 13 में ऐड करने पे 46 आएगा वो क्या रहेगा हमारे पास 33। समझ में आया? ठीक है, तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, 96 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है कॉन्जिक्यूटिव और एक आता है इवन। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूसली होते हैं, एंड इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब तो हो गया कंटिन्यू, एंड इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो इसमें हम नंबर कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो कि हमारा फर्स्ट इवन नंबर जो है वो 2 है, तो नेक्स्ट इवन क्या हो जाएगा 4, और उसके नेक्स्ट इवन क्या हो जाएगा 6। तो 2, 4, 6 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे, मतलब जो लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन हमें कितने लेने हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं। सो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, लेट द फर्स्ट इवन नंबर इज x। फर्स्ट इवन नंबर जो है ना वो x कंसिडर कर लो, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देन सेकंड इवन नंबर विल बी x प्लस 2। बोलो कैसे, पहले हमने बोला था कि 2 अगर मान लो इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन नंबर कैसे आ रहा था, 2 में 2 प्लस करने पे। तो यहाँ पे हमने बोला कि फर्स्ट इवन नंबर क्या है x, तो सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, है ना, होगा। ठीक है, तो सेकंड ये हो गया, तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड इवन नंबर विल बी x प्लस 4, है ना। बोलो x प्लस 4 होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड नंबर है मान लो 4, तो थर्ड नंबर क्या होगा 6। तो 2 में पहले प्लस 2 किया, फिर 2 में प्लस 4 किया, है ना। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है x, सेकंड क्या है x प्लस 2, और थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि इनका जो सम है ना वो कितना है 96। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये और ये इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, ये 96 होना चाहिए। सो कर दो सम, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और ये कितना आना चाहिए 96। अब देखो यहाँ पे ये x है, ये x है, ये x है, तो x कितने टाइम है 3 टाइम, तो 3x बन जाएगा।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो इक्वल्स टू में कितना है 96। अब यहाँ पे फिर से ऑन ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज कर लो इनको टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा 6 को हम इधर सेंड कर देंगे, सो 3x इक्वल्स टू 96 माइनस 6, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90। यहाँ थोड़ा इधर सोल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90/3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 30। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या आ गया हमारे पास 30, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 30 + 2 यानी 32, और थर्ड क्या हो जाएगा 30 + 4 यानी 34। सो हैंस 3 consecutive even numbers are 30, 32 and 34। तो नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 30, 32 एंड 34। ठीक है, तो समझ में आया इक्वेशन कि फर्स्ट इवन नंबर जो है वो x है, सेकंड इवन नंबर क्या होगा x + 2, थर्ड क्या हो जाएगा x + 4। फिर उसने बोला कि इन सभी नंबर्स का जो सम है ना प्लस करने पे वो कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए, तो x + x + 2 + x + 4 इक्वल्स टू कितना 96। सभी को प्लस करो तो x 3x और 2 + 4 6, तो इक्वल टू कितना है 96। यहाँ से 6 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो 90 आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 90/3, x इक्वल्स टू कितना आ गया 30। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो क्या आ गया तुम्हारे पास 30, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 32 एंड उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा 34। ठीक है, तो देखो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आपके पास नोटबुक है, एक आपके पास पेन है, दोनों की कॉस्ट जो है ना वो 96 है। नोटबुक की भी मिला दो, पेन की भी मिला दो, तो कितनी हो जाती है 96। लेकिन एक चीज़ इसने बोली है कि जो नोटबुक की जो प्राइस है ना वो पेन की प्राइस का क्या है थ्राइस है, थ्राइस है ना। पेन की प्राइस का क्या है थ्राइस, थ्राइस मतलब क्या होता है 3 टाइम। आप जैसे पेन है 10 रुपीज़ का, तो नोटबुक कितने की होगी 30 रुपीज़ की, मतलब 10 का 3 टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिलेशन गिवन है और बोला है कि जो दोनों की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है 96 है। तो बताओ एक नोटबुक और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। देखो कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज, अगर एक पेन की कॉस्ट हम x रुपीज़ कंसिडर कर लेते हैं, देन नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि पेन की जितनी कॉस्ट होगी ना उसका 3 टाइम कौन होगा नोटबुक की कॉस्ट होगी। सो यहाँ पे पेन की कॉस्ट कितनी है x, देन कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक b कितनी हो जाएगी बोलो 3x है ना, ₹3x। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी 3x। अब उसने बोला कि दोनों की जो कॉस्ट है ना मिला के वो कितनी हो जाती है 96। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि x + 3x कितना होना चाहिए आपके पास, टोटल 96 होना चाहिए। तो x + 3x कितना हो गया आपके पास 4x, और ये कितना आ गया 96। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 96/4, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 24 है ना। 4 से डिवाइड करो तो 24 टाइम पे 96 आ जाता है, तो x कितना आ गया 24। सो देखो पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 24 रुपीज़ आ गई। अब हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है नोटबुक की कॉस्ट। सो दस कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू क्या था x था ना, तो ये कितना आ जाएगा ₹24 है ना। तो कॉस्ट ऑफ ए पेन कितनी आ गई 24। नाउ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, अब बताओ नोटबुक की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। तो नोटबुक की कॉस्ट क्या थी 3x थी, तो यहाँ पे 3 और x कितना है हमारे पास 24। सो ये कितनी आ जाएगी 24 को मल्टीप्लाई कर लो कितनी आएगी 72 है ना। तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ गई 72 रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 24 रुपीज़। दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कितना आना चाहिए 96। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान में रखना थ्राइस, थ्राइस मतलब क्या होता है 3 टाइम, और कहीं पे लिखा आ जाता है ऐसा ट्वाइस है ना, ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या होता है 2 टाइम।
ठीक है, ओके, सो समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, बोलेगा कि भैया 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है 7 के और उनका सम कितना है 63। तो बताओ वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है 7 के, सम कितना है 63। क्या करना है, उन 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को निकालना है। अब बताओ 7 के मल्टीपल्स मतलब जो 7 के टेबल में आते हैं, अगर फर्स्ट मल्टीपल 7 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 21 और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 28। इस तरीके से जो 7 की टेबल में चलेगा ना वो 7 के मल्टीपल्स होंगे, और कंटिन्यूसली है तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज x। अगर फर्स्ट मल्टीपल क्या है x है, देन सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल बी x प्लस 7 एंड थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा बी x प्लस 14, है ना, जो 7 के टेबल में फर्स्ट x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 7, मतलब सेकंड क्या होगा x प्लस 7 और थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 14। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स निकाल लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि इन सब का जो सम होता है ना वो कितना होता है 63। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है x प्लस 7 और x प्लस 14, इनको इक्वल टू कर देंगे, सम कर देंगे कितना 63। तो देखो x प्लस 7 प्लस x प्लस 14 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 63। सबको सम कर लो, x प्लस x कितना 3x एंड ये कितना हो जाएगा 21 इक्वल्स टू 63। तो 3x इक्वल्स टू ट्रांसपोज लगा देंगे 63 माइनस 21, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करो तो 42, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 42/3। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 14। तो x कितना आ गया फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, या फर्स्ट मल्टीपल कितना आ गया हमारे पास 14, है ना, सही से नहीं दिख रहा होगा, ये आ गया तुम्हारे पास 14। तो x कितना आया, फर्स्ट मल्टीपल कितना आया 14। तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा, सेकंड मल्टीपल क्या आ जाएगा इक्वल्स टू x प्लस 7। तो x प्लस 7 का मतलब कि आपके पास 14 है, 14 प्लस 7 कर दो तो ये कितना आएगा 21। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कितना आ गया 7 का 21। अब थर्ड निकालना है, तो थर्ड मल्टीपल क्या आ जाएगा, बोलो थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा x प्लस 14। ये था ना लास्ट वाला क्या था x प्लस 14। तो x में 14 ऐड कर दो, x कितना है आपके पास 14, तो 14 प्लस 14 ये कितना आएगा तुम्हारे पास 28। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के आगे 7 के 14, 21 और 28। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं जल्दी से। बोला गया है कि एक क्लास है उसमें टोटल कितने 55 स्टूडेंट्स है। गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 टाइम है नंबर ऑफ बॉयज़ के, मतलब जितनी गर्ल्स है या जितने बॉयज़ है उसका 4 टाइम क्या है गर्ल्स है। मान लो 10 बॉयज़ है तो 40 गर्ल्स होगी, है ना, इस तरीके से। सो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड आउट करना है कि क्लास के अंदर कितने लड़के हैं कितने लड़कियाँ हैं। ओके, अब यहाँ पे चीज़ देखना है एक कि यहाँ पे मैंने लिखा है 4 और बुक में कितना मिलेगा 2/5, है ना। तो 2/5 से जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी उसमें, जो होल नंबर्स में आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन या पॉइंट्स में आंसर आएंगे। लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, है ना। किसी का भी नंबर होता तो वो होल नंबर होगा, इंटीजर होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स को हम कंसिडर कर लेते हैं कितना है 4 टाइम है किसका, नंबर ऑफ बॉयज़ का। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, कि टोटल बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगी, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगी बताओ 4x हो जाएगी, है ना। कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना कंसिडर कर लिया हमने x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगी 4x। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई आप टोटल स्टूडेंट्स जो है ना वो 55 होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है x प्लस 4x इक्वल्स टू 55। सो यहाँ से x प्लस 4x कितना होता है 5x इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 55।
कि x तो नंबर ऑफ बॉयज़ था, 4x नंबर ऑफ गर्ल्स था, तो x प्लस 4x कितना हो गया आपके पास 55। तो 5x कितना है 55 है, तो x कितना आ जाएगा 55 अपॉन 5, तो x कितना आ गया 11, कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है ना वो कितना है 11, 11 लड़के हैं क्लास में। अब गर्ल्स का फाइंड आउट करना है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स, देन नंबर ऑफ गर्ल्स, बोलो लड़कियां कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा आपके पास 4x, है ना। तो x कितना आया है 11, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 4 इंटू 11 दैट इज़ 44। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो कितने हो गए 44 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 11। देख लो 11 और 44 कितने हो जाएंगे वापस 55। सो एक क्लास है उसमें 55 स्टूडेंट्स है, तो उसमें से 11 तो क्या है बॉयज़ है और 44 क्या है गर्ल्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वहाँ पे बुक के अंदर 2/5 दे रखा है, उसको हटा के उसको क्या कर लोगे 4 कर लोगे। ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, क्या बोल रहा है कि आपके पास है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री। बताओ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, है ना। इसने बोला है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20, फाइंड द एंगल्स। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि आपके पास 2 एंगल्स है, उन दोनों को प्लस कर दो ना, तो आपके पास कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 2 एंगल है, दोनों को सम करने पे 90 डिग्री आता है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट द फर्स्ट एंगल इज x। फर्स्ट एंगल x है, देन सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, देन सेकंड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ अब इसको, सेकंड एंगल विल बी, बोलो x प्लस 20। x प्लस 20 क्यों लिखा है यहाँ पे, बोलो x प्लस 20 डिग्री क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि जो 2 एंगल है ना उनके बीच का डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना है 20 डिग्री का है। तो फर्स्ट x है तो दूसरा कितना होना चाहिए x प्लस 20 होना चाहिए, तभी तो उनके बीच डिफरेंस कितना आएगा 20 डिग्री का आएगा। तो फर्स्ट एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा x प्लस 20 डिग्री होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल क्या है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल कैसे हैं आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिन एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर आपके पास 2 एंगल्स है, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे x और x प्लस 20 ये दोनों क्या है आपके पास 90 डिग्री वाले एंगल्स है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना आना चाहिए आपके पास 90 डिग्री आना चाहिए। तो 2x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो 2x कितना आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 70 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 35 डिग्री। तो एक एंगल तो कितना आ गया आपके पास 35 डिग्री आ गया, समझ में आया ना। यहाँ से x प्लस x 2x हो गया, 20 डिग्री 20 है ही, 90 इधर था तो 20 को इधर सेंड कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री बनेगा। 70 है ना, कितना बनेगा 70 डिग्री बनेगा। तो 2x कितना होगा 70 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 70 अपॉन 2 दैट इज 35 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया आपके पास 35 डिग्री, तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री। तो x कितना है 35 है ना 35, तो इसमें आप कितना प्लस कर दोगे 20, तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो सेकंड एंगल कितना आना चाहिए आपके पास 55 और फर्स्ट एंगल कितना आना चाहिए 35। तो 35 और 55 प्लस कर लो, देख लो भले 35 और 55 को प्लस करके कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम कितना आ जाए 90 डिग्री, तो उनको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, समझ में आया। अब तो होमवर्क कंप्लीट कर लोगे ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि यहाँ पे एक अनन्या है और उसकी मम्मी है, दोनों की एज जो है ना उसमें रिलेशन गिवन है। बोला है कि अनन्या की जो मदर है वो 4 टाइम है अनन्या की एज का। तो अनन्या जितनी है उसकी मदर कितनी है, उसकी 4 टाइम है। मान लो अनन्या 5 ईयर्स की है तो उसकी मदर कितनी है 20 ईयर्स की है।
अगर उसकी अनन्या की एज कितनी है 5 ईयर्स, तो उसकी मदर कितनी है 20 ईयर्स की है। सो इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर्स, अगर उन दोनों के एज का जो सम है वो कितना है 60 ईयर्स है, देन हमें क्या करना है, उनको एज बतानी है कि अनन्या की एज कितनी होगी, उसकी मम्मी की एज कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ अनन्या, अनन्या जो है ना उसकी एज हम कंसिडर कर लेते हैं कितनी है, x ईयर्स है, कि वो x ईयर्स की है। देन उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, देन एज ऑफ मदर विल बी कितनी हो जाएगी 4x ईयर्स। 4x क्यों हो जाएगी, कि उन्होंने बोला है कि उस अनन्या जो है, अनन्या की जो मदर है वो उसकी अनन्या की एज का कितना है 4 टाइम्स है, कितना है 4 टाइम्स। तो अनन्या अगर x है तो उसकी मदर कितनी होगी 4x। अब उन्होंने ये भी बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपका जो एज का जो सम करोगे ना वो कितना आना चाहिए 60 ईयर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनन्या की एज प्लस उसकी मदर की एज और टोटल कितना है 60। तो x प्लस 4x कितना हो जाता है 5x इक्वल्स टू 60। तो x कितना आ जाएगा 60/5, तो x कितना आ गया 12। तो अनन्या की एज तो कितनी आएगी 12 ईयर्स, इसको ईयर्स लिख लो, कितनी आएगी 12 ईयर्स। तो उसकी मदर की एज कितनी आ जाएगी, देन एज ऑफ मदर, मम्मी की एज कितनी आ जाएगी भैया यहाँ से 4x है ना। तो 4 × 12 दैट इज 48 ईयर्स है ना। देखो उसने बोला था कि उन दोनों की एज जो है ना उसमें रिलेशन है कि अनन्या की जो मम्मी है उसकी एज अनन्या की एज का 4 टाइम है। तो अनन्या की एज कंसिडर कर लो x ईयर्स है, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी 4x ईयर्स हो जाएगी। अब दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 60 ईयर्स आना चाहिए, कि अनन्या और उसकी मम्मी की एज को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो x + 4x कितना आना चाहिए 60। तो x + 4x कितना 5x इक्वल्स टू 60। तो x कितना 60/5, x इक्वल्स टू 12 ईयर्स। देन एज ऑफ मदर इज 4x दैट इज 4 × 12 48 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया। करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है आपके पास और उसमें लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की कितना है 4 टाइम है। कि भैया एक रेक्टेंगल है उसमें लेंथ जो है ना उसकी वो ब्रेड्थ का कितना है 4 टाइम है, और उसकी पेरीमीटर जो है ना रेक्टेंगल की वो कितनी है 100 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि उसकी लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। तो जैसा तुम ये बोर्ड देख रहे हो ना, ये वाला बोर्ड, ये क्या है आपके लिए रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल इसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल एंड पैरेलल होती है। ये और ये, जैसे ये अगर L है तो ये भी कितनी होगी L होगी, ये अगर B है तो ये भी कितनी होगी B होगी L। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर इसकी जो साइड्स है ना उन साइड्स को क्या कर दो प्लस कर दो तो उसकी पेरीमीटर आ जाती है ना। तो यहां से हम देखते हैं क्वेश्चंस को। लेट दी ब्रेड्थ इज x सेंटीमीटर है ना। लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है, उनको हम सेंटीमीटर मीटर इसमें काउंट करते हैं, डिस्टेंस होती है ना तो उसको। सो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ जो है वो कितनी है x सेंटीमीटर है। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ इक्वल्स टू, या लेंथ विल बी भी लिख सकते हो, देन लेंथ विल बी कितनी हो जाएगी बताओ 4 टाइम है ना, तो ये हो जाएगी 4x। ब्रेड्थ कितनी है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 4x। अब उसने बोला कि उसकी पेरीमीटर जो है ना 100 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 है। तो पेरीमीटर क्या होगी, देखो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जितनी भी साइड्स हैं उन सारी साइड्स को क्या कर दो प्लस कर दो, तो क्या आ जाती है उसकी पेरीमीटर आ जाती है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ हमें पता है ब्रेड्थ हमें पता है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, पता है 5th क्लास में पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, 2 टाइम ऑफ L + B, कि जितनी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है ना दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाती है उसकी पेरीमीटर आ जाती है। ठीक है, सो यहाँ से ये करते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी है
4x और ब्रिथ कितनी है x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100। सो यहाँ से 4x और x बोर्ड मास पता है ना, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस x है तो कितना बनेगा 5x। तो यहाँ से ब्रैकेट के बाहर तो 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना आएगा 5x। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 5x इक्वल्स टू कितना आ गया 100। तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा ये 10x और ये कितना है 100। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन 10। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन 10। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर की आपकी जो ब्रिथ है वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। और ब्रिथ 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ इक्वल्स टू कितना होती है 4x है ना, 4 टाइम है ये, तो 4 इंटू 10, x की जगह 10 रख देंगे ना तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी लेंथ और ब्रिथ फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगल में ध्यान रखोगे, जो बोर्ड तुम्हें जैसा दिख रहा है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो पेरीमीटर क्या होती है 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रिथ। तो यहाँ पे हमने वही लगाया 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रिथ। लेंथ कितनी थी यहाँ पे 4x और ब्रिथ कितनी है x, तो 4x और x को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके इक्वल आएगा 100 के। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और x क्या था हमारे पास ब्रिथ थी। ठीक है, तो लेंथ क्या है 4x है, तो लेंथ कितनी आ गई 4 इंटू 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो बार बार देखो इसको, एक बार रिवाइज कर लो, है ना, समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं आता है तो मिलते हैं स्कूल में, देखते हैं क्या होता है ना। और लेकिन हाँ, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड अकेडमी। थैंक यू।